नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारियां चल रही होंगी। आज बहुत ही एक छोटा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। ये हमारे पॉलिटेक्निक और IERT एग्जाम्स में रेगुलरली पूछा जाने वाला एक छोटा सा बड़ा ही नायाब चैप्टर है। अंग्रेजी में हम इसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमारे पास 5 नियम है, उनको में अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी लॉ में कंफ्यूज हैं तो आप ऑब्वियस से गलतियां कर देंगे। तो प्रारंभ हम लोग जो कर रहे हैं वो पहला है नियम हमारा द्रव्यमान। जब कोई अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के दौरान हमारे ये जो तत्व हैं या यौगिक हैं, जो कुछ भी बन रहे हैं, वो सब मिलजुल कर इन 5 ही नियमों के तहत कार्य करते हैं। तो इसमें पहला नियम जो हमारा बन रहा है वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम हमारा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा, नियम तो जानना जरूरी है और उससे भी ज्यादा एग्जाम्स में कई बार ये पूछ लेता है कि यह नियम देने वाला जो भी वैज्ञानिक है उसका नाम क्या है और वह किस देश से बिलोंग करता है। तो कंट्री भी पूछ लेता है। तो जो देने वाला वैज्ञानिक देश, जिस देश से बिलोंग करता था ये वैज्ञानिक जिसने नियम दिया, वो एक रशियन था। और उसके नाम की बात कर लें तो उसका नाम था लॉमेनसॉफ। लॉमेनसॉफ, ठीक है, ये उनका नाम था। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नियम में क्या कहा गया। ये नियम वैसे भी आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास एक अविनाशी चीज है, मतलब मास कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, सेंस ये हुआ। और वह किसी भी अभिक्रिया के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान उसका मास चेंज नहीं होता। यानी कि आप रिएक्शन के पहले, यानी कि अभिक्रिया के पहले, और रिएक्शन के बाद यानी कि अभिक्रिया के बाद, अगर आप किसी खास तत्व के मास का एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि दोनों तरफ चीजें समान है। जैसे मैंने बोला कि मान लिया H2 और Cl2 ने रिएक्शन किया और बन गया हमारा 2HCl। अगर मैं H2 पर फोकस करूं तो यहां भी H2 के 2 अणु हैं और वहां भी H2 के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। यहां पर हमारे पास Cl के 2 अणु हैं, यहां भी देखिए, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहां भी आ जाएगा। ये कहता है कि पहले भी 2 अणु थे, बाद में भी 2 अणु है, पहले भी 2 क्लोरीन था, बाद में भी 2 क्लोरीन के तत्व हैं। तो दिस इज कॉल्ड द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के बाद मास जो है वो कंजर्व्ड है। ठीक है, दूसरा नियम, सेकंड नियम हमारा स्थिर अनुपात का नियम। अभी हम इसको पहले समझेंगे कि लाइन सब चीज, और इस पर जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो और अच्छा होगा। पहले एक बार खूब अच्छे से इसको आत्मसात यानी कि क्लियर कर लीजिए। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम ये क्या है? इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, अब इसको किसी ने पूछ लिया कि भैया ये कौन, किस देश का वैज्ञानिक था जिसने इसे दिया। इसका जवाब है कि सर इसका देश बिलोंग करता था, जिस वैज्ञानिक ने दिया वो एक फ्रेंच वैज्ञानिक था। और उसका नाम क्या था कोई पूछ ले तो प्रूस्ट। ठीक, प्रूस्ट ने इसको दिया। अब ये इतना सिंपल नियम है कि क्या बताऊं। जैसे किसी ने कहा कि सर हमें जल मिला, ठीक है, कुएं से। किसी ने बोला सर जल मिला समुद्र से। किसी ने बोला सर जल हमें मिला आसवन विधि से, यानी कि आइसोलेट कर यानी कि उसको छान पीन कर। तो क्या इन तीनों में फॉर्मूले अलग अलग होंगे? मैंने पूछा, कुएं से आपने जल लिया, आपने नदी से जल लिया, आपने अपने नल से जल लिया और इसमें भर लिया, तो क्या इन तीनों में अलग अलग फॉर्मूले होंगे पानी के? पानी का सूत्र हमारा क्या होता, फॉर्मूला क्या होता? H2O। तो प्रैक्टिकली देखा गया कि ऐसा नहीं है, यहां भी H2O, यहां भी H2O, यहां भी H2O। इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी कि अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, H2O का अगर मैं रेशियो निकालूं इनके बीच में, तो H के लिए आपके पास 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा परमाणु भार, यानी कि एटॉमिक मास 16,
अब इनके बीच में अगर अनुपात ले लें तो यह आएगा 1:8। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि कुएं से अगर आपने जल लिया होगा तो उसका भी अनुपात 1:8 होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में H और O में जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा। अगर नदी से लिया होगा तब भी 1:8 होगा, और अगर नल से लिया तब भी 1:8 होगा। इस नियम को हम लोग प्रूस्ट का नियम कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। अभी इसको एक बार में शॉर्ट में सारी बातें पांचों लिख दूंगा, फिर एक एक बातें मैं पूछूंगा, आप बताइए क्या होगा उसमें, कौन सा नियम काम करेगा। ठीक है, तीसरा हमारा है, थर्ड नियम है हमारा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, देश जिससे वैज्ञानिक बिलोंग करता था, जिसने दिया, वो एक इंग्लिश वैज्ञानिक था। ठीक है, इंग्लिश का मतलब आप समझ गए होंगे, इंग्लैंड बोला जाएगा वहां। ठीक है, और वैज्ञानिक का नाम जॉन डाल्टन था। बहुत नाम आपने सुना होगा गैसियस नियम में इनका, जॉन डाल्टन थे ये। ठीक है, जिन्होंने ये नियम दिया। ठीक है, अब गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल का मतलब कई तरीके से मल्टीप्लाई होना, वेरी मतलब कई तरीकों से एक दूसरे से गुणित होकर, मल्टीप्लाई होकर, मिक्स होकर बनाना। अब हमने बोला कि भैया H है, O है, ठीक है, क्या उसने कसम खाया है कि वो H2O ही बनाएगा? क्या वो जल ही बनाएगा? हाइड्रोजन H2O ही बनाएगा? जवाब है नहीं सर, ये H2O2 भी बना सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकता है, ये इसकी इच्छा है। ऐसे ही अगर मैं N ले लूं, ठीक है, उसके साथ O ले लूं, ठीक है, अब N के साथ अगर O ले लूं तो हमारे पास बहुत कुछ बन सकता है, जैसे N2O, NO, ठीक है, NO3, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास अच्छे खासे, या N2O3, सॉरी N2O3, ये सारे एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं कि संख्या जो है वो वेरी कर रही है। यहां हाइड्रोजन के 2 थे, ऑक्सीजन के 1, वहां हाइड्रोजन के 2 तत्व, ऑक्सीजन के 2 तत्व। इस वाले में देखिए नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, नाइट्रोजन के 1 तत्व और ऑक्सीजन के 1, नाइट्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के क्या हुआ 3। तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स अपने देख सकते हैं, इन सभी में आपको अलग अलग तरीकों से ये जुड़ रहे हैं। अब यहाँ रेशियो की चर्चा मत करिए, देखिए कितना कॉमन सेंस है। पिछले वाले फॉर्मूले में, यानी कि पिछले वाला नियम में, इस नियम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पिछला नियम कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं करता, वो कहता है कि चाहे जहां से ले आओ कोई भी यौगिक जो 2 चीजों से मिलकर बना है, उसका कोई नाम दे दो, तो वो नाम नहीं चेंज करेगा, आप किसी विधि से उसको प्राप्त कर लो। जैसे मैंने बोला कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड चाहे जिस विधि से निकाला गया हो, चाहे जिस तरीके से लाया गया हो, उसका फार्मूला हमेशा CU और O के मिलने से ही बनने वाला है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अगर 2 लोग मिले तो कई रेशियोज में मिल सकते हैं, वो भी एक कांस्टेंट होता है, जैसे H2O, H2O2, N2O, NO, N2O, SO3, ये सब। ऐसे ही आप S और O का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत पॉपुलर है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर पेरोक्साइड, ये आप देख सकते हैं, SO2 और SO3। इसमें भी देख रहे हैं S तो फिक्स है, लेकिन O की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी। अब यहां बोले कि सर ऑक्सीजन की केवल बात कर लें तो इसका परमाणु यहां पर भार, यानी कि 16 दूना 32 और 16 तिया 48, ठीक है, ये 48 हो जाएगा। तो हम एक कह सकते हैं इनके बीच में एक निश्चित एक रेशियो है, 2:3, ठीक है। ऐसे यहां भी आप ये निकाल सकते हैं। तो इसी को इन्होंने क्या बोल दिया, मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप न्यूमेरिकल लगाते समय कंसंट्रेट करेंगे, हमसे कभी कभी रेशियो पूछ लेता है इन दोनों एग्जांपल्स में, कभी कभी 4 एग्जांपल देकर पूछेगा कि इन 4 नियमों में किस पर गुणित अनुपात का नियम कार्य कर रहा है, तो आराम से जवाब दिया जा सकता है। अगर बार बार आपका फॉर्मूले में वेरिएशन हो रहा है, फॉर्मूले में वेरिएशन हो रहा है, तो समझ जाइए कौन सा है, गुणित अनुपात। 2 तत्व ही है और कोई तीसरा नहीं आ रहा, बार बार नंबरिंग बदल रही है, तो समझ जाइए कि ये कौन सा एग्जाम्पल है, गुणित अनुपात का नियम है। ठीक है, चलिए तीसरा, चौथा सॉरी। अब इस 4 पर पहले बात कर लेंगे, फिर 5वां लास्ट में, क्योंकि वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी उस पर बहुत ही प्यारा प्यारा बनता है, तो वहां पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा चौथा नियम है तुल्य अथवा
क्रम अनुपात का नियम। मैं इसे मैथमेटिकली थोड़ा सा आपको बताऊंगा बोलने के टोन में, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ठीक है। तुल्य अथवा व्युत्क्रमात् अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, अंग्रेजी में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, इसे देने वाले जो वैज्ञानिक थे, वो देश जो बिलोंग करता है वो था जर्मन, और वैज्ञानिक का नाम था हमारा रिएक्टर। अच्छा नाम भी है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्ट करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में, तो नाम भी बढ़िया है, रिएक्टर, ठीक है। तो रिएक्टर नाम के वैज्ञानिक ने इसे दिया, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। और क्या है ये, तो मैं मैथमेटिकली थोड़ा बोलता हूं, जरा देखिएगा। मैं किसी एग्जांपल की तरफ जाने से पहले एक मैथमेटिक्स देता हूं। ए का रिलेशन बी से है, ठीक है, और बी का रिलेशन किससे है, इसी ए का रिलेशन सी से है, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हैं, तो जवाब हुआ सर ए का बी से है, ए का सी से है, तो बी और सी में भी कोई ना कोई रिलेशन निकल आएगा। तो इसी को हम यहां की भाषा में बोले ए अनुपात बी है, ए अनुपात सी है। तो अगर बी और सी मिलने आ गए किसी रिएक्शन में, एक साथ आमने सामने आ गए, तो उनमें जो अनुपात मिलेगा वो मिलेगा बी अनुपात सी। कितना सिंपल चीज है, ए रेशियो बी, ए रेशियो सी। अब अगर ये दोनों आमने सामने आ गए, जिनके लिए मैंने बी और सी लिखा है, तो उनमें जो पाया जाने वाला अनुपात होगा वो बी रेशियो सी होगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। CH4, उम्मीद करता हूं आप इसको पहचानते होंगे, बहुत ही प्यारा नाम है इसका। क्या नाम है, मीथेन। और फिर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिएगा एक आदमी क्या है, दोनों में कॉमन है, लेकिन दूसरे आदमी दोनों में अलग अलग है। ध्यान दे रहे हैं। अब अगर मैं यहां रेशियो लूं, तो कार्बन का परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास 12 हुआ, हाइड्रोजन का 1 होता, 4 तत्व हैं तो 1 × 4 हुआ। इसी प्रकार हम यहां आते हैं, कार्बन का कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 × 2, 16 दूना 32। परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास 16 और 2 है तत्व हमारे पास इसके, तो 16 × 2। अब यहां अगर मैं बात करूं तो ये 12 रेशियो 4 है, यहां 12 रेशियो 32 है। अब मैंने कहा सर किसी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आमने सामने आ गए। क्या हुआ, आमने सामने आ गए, तो वहां रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या रेशियो मिलेगा। इसका जवाब ये दे देगा आपको। आप देखिए हाइड्रोजन के लिए आपने क्या लिखा है, 4, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा है, 32। तो इसने बोला 4 रेशियो 32, काटने पर चरवाठे 32, 1 रेशियो 8 में इनकी मुलाकात होगी, 1 रेशियो 8 में इनकी मुलाकात होगी। और आप खुद देखिएगा, H2O का एग्जांपल ले लीजिए, हाइड्रोजन का भार 1 × 2, ऑक्सीजन के लिए हम 16 लिखते हैं, है ना। अब इसको काटेंगे तो अगर क्या आंसर आ जाएगा, 1 × 8। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे 1 × 8 में मिलेंगे। इस आउटपुट से हमको समझ में आ गया। तो 2 सूचनाओं से तीसरी सूचना पता कर लेना, ये दोनों किस रेशियो में मिलेंगे, ये जवाब चाहिए। तो कौन सा, तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम लगा लें। अब एक बार मैं चारों नियम पर थोड़ा सा बातचीत कर लूं, फिर आपसे क्वेश्चंस यहां पर मैं पुटअप करूंगा, आप आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। हमने सबसे पहला नियम पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पढ़ा, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, देने वाले कौन है, तो जवाब है लोमनसॉफ। लोमनसॉफ कहां से बिलोंग करते हैं, तो जवाब है रशिया, ठीक है। मास नहीं बदलता, मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान अभिक्रिया के दौरान नहीं बदलता। शॉर्ट में बोल रहे हैं, दौरान नहीं बदलता। एक बार सारे नियम को ध्यान से देख लीजिए। दूसरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि हिंदी में स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम।
ठीक है। देने वाले वैज्ञानिक का नाम है प्रूस्ट, है ना। और प्रूस्ट कहां से बिलोंग करते हैं मेरे भाई? बोलिए, प्रूस्ट साहब कहां से बिलोंग करते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या बताएंगे? तो जवाब है सर फ्रेंच से, यानी कि फ्रांस से। और तीसरा हुआ लॉ ऑफ, थर्ड नियम आपको इसी हिसाब से बताया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल, है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सही है, मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि गुणित अनुपात का नियम। क्या बोला जाता है इसको? गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जॉन डाल्टन साहब थे, है ना, डाल्टन साहब थे। और ये किस देश से बिलोंग करते थे? तो मैंने बोला इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। इसमें इन्होंने क्या बताया? पिछले वाले में हमने बोला, इस वाले नियम में, कि आप जल कहीं से ले आओ। एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जल कहीं से ले आओ, ले आओ, उसका सूत्र H2O ही होगा, ठीक, H2O ही होगा। और यहां के लिए मैंने बोला कि अलग अलग प्रोपोर्शन में भी मुलाकात उनकी हो सकती है। एक एग्जाम्पल ये रहा SO2 SO3, ये भी अच्छा एग्जाम्पल रहा आपका, ये इसको ले सकते हैं। चौथे नियम में हमने क्या बोला? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यहां पर हम इसको बोलते हैं व्युत्क्रम नियम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपसे ये कहा कि A है, B है, A है, C है। अब B C आपस में मिलेंगे तो हमेशा किस रेशियो में मिलेंगे? B रेशियो C में। शॉर्टकट में मैंने बताया। अब इस व्युत्क्रम नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम भी आपको बता दिया गया। इनका नाम था जर्मन वैज्ञानिक रिएक्टर साहब। क्या था? जर्मनी के थे रिएक्टर साहब, उन्होंने इसके बारे में हमको बताया। तो ये चार नियम पर पहले सवाल लगाएंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्थिर अनुपात के नियम पर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, और उसके बाद फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हमने HCl प्राप्त किया, हमने HCl 5 स्थानों से प्राप्त किया, 5 स्थानों एवं विधियों से प्राप्त किया। ये स्थान भी हटा देते हैं, 5 विधियों बोल देते हैं, 5 विधियों से प्राप्त किया, ठीक है, प्राप्त किया। ये कथन, ठीक है, देखिएगा कैसे उलझा कर पूछता है, पहले सीधा पूछेगा। ये कथन, ठीक है, किस नियम को बताता है? देखिएगा क्वेश्चन पूछने का तरीका, किस नियम को दर्शाता है, कौन सा नियम इससे क्लियरिफाई होता है हमारा, ठीक है। तो जवाब हुआ, आप कहीं से भी पानी ले आओ, पानी का फॉर्मूला नहीं बदलता। ऐसे ट्रिक से याद कर लो। तो जब पानी का फॉर्मूला नहीं बदलता सर, तो HCl के कैसे बदलेगा, चाहे जिस विधि से ले आओ, ठीक है। तो यहां पर इसका नियम कौन सा हो गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि आंसर हुआ स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। अब यहां पर देखिए उलझा कर पूछेगा तो क्या कहेगा? 5 विधियों से प्राप्त किया गया यह कथन जो नियम बताता है, ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने बोला देश याद करना, जो नियम बताता है, ठीक है, उसे देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, ठीक है, नाम क्या था? ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप तुरंत कहेंगे सर यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा, दूसरा नियम देने वाले हमारे वैज्ञानिक कौन थे? प्रूस्ट साहब, है ना, प्रूस्ट। अब यहां उलझा कर पूछेगा और उलझा कर पूछेगा इसी सवाल को, तीसरा सवाल बना लेगा, ठीक है। जिस नियम का यह पालन करता है, अगला क्वेश्चन बनेगा, उसे देने वाले या वाला वैज्ञानिक किस देश का था? देख रहे हैं, वैज्ञानिक किस देश का था। उसमें कुछ भी कम इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे तो आपके लिए खतरा है, किस देश का था। तो जवाब है प्रूस्ट साहब। कहां से बिलोंग करते थे? प्रूस्ट साहब हमारे क्या थे? फ्रेंच थे। क्या थे? फ्रेंच थे। तो ये फ्रेंच हो गया, समझ में आ गया। एक ही सवाल में इस तरीके से हमें बार बार अलग अलग मोड में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे छोटे मोटे सवाल बहुत बनते हैं, जैसे
अचानक से पूछ लेगा गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, ठीक है, नियम दिया, आगे लगा दिया इसने, और 4 ऑप्शन है, 4 वैज्ञानिक हैं, अगर जरा भी मिस कर रहे हैं तो गए काम से। यहां लिख देगा पहला लॉमेंसॉफ, ठीक है, दूसरा उठाकर लिख देगा आपका बी, लिख देगा आपका प्रूस्ट, ठीक है, सी लिख देगा आपका डाल्टन साहब, ठीक है, और डी लिख देगा आपका उठाकर रिएक्टर, ठीक है। तो आप अगर नियम में जरा भी कंफ्यूज हैं, देश में कहीं भी कंफ्यूज हैं, तो पढ़ते ही गलतियां करेंगे ही। ये गुणित अनुपात के नियम यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, डाल्टन। ये किस देश से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से। तो इस पर आप क्या करेंगे, डाल्टन साहब पर टिक कर लेंगे। समझ में आ गया। तो ये सब छोटे मोटे कॉमन सवाल रहे। थोड़ा सा मैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोल रहा हूं, अब इसको देखिएगा, इसका क्या आप जवाब देंगे। AgNO3, AgNO3 और NaCl, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा तीसरा, थर्ड, ठीक है। AgNO3 और हमने यहां लगा दिया दूसरा NaCl, अगर ये रिएक्ट करेंगे तो क्या दे देंगे बताइए। तो जवाब होगा सर ये हो जाएगा इसके साथ, यानी कि बन जाएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है, NaNO3 निकल कर इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको एक सूचना दी गई, वो सूचना क्या थी कि आपका जो AgNO3 था, ठीक है, उसका पात्र में वैल्यू 170 ग्राम था। कितना ग्राम था, 170 ग्राम। फिर इसने कहा कि सर जो आपका NaCl है वो 58.5 ग्राम का था। कितना ग्राम था, 58.5 ग्राम का था। अब इसने कहा रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुल द्रव्यमान यानी कि प्रारंभिक ये है इनिशियल मास और फाइनल मास में क्या प्रभाव पड़ेगा बता सकते हैं। कुछ कम आएगा, ऑप्शन दिया रहेगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, समान होगा, और चौथा है कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब ए या बी हो सकता है, ए या बी, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। AgNO3 ने NaCl से अभिक्रिया की, परिणाम में हमें AgCl और NaNO3 मिला। अब क्वेश्चन ये है कि रिएक्शन के बाद क्या होगा। तो देखिएगा जब भी रिएक्शन होगा पूरी अभिक्रिया के दौरान, मैंने बोला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करेगा, जिसमें रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मास नहीं बदलता, ठीक है। रिएक्शन हो उसके पहले, रिएक्शन के बाद। अगर यहां पर मैं बोलूं तो टोटल मेरा आएगा 170 58.5, ठीक है, और इसको जोड़ने पर 8 7 5 12 और 1, ठीक है, सॉरी 2 228.5 ग्राम दोनों को मिलाने पर मिलेगा। और उधर चलेंगे तो कहेंगे सर मुझे अभी तो नहीं मालूम कि कौन कितना ग्राम है, ये आएगा 28.5 ग्राम दोनों को मिलाने पर। अब ये A ग्राम होगा, ये B ग्राम होगा, इतने हो सकता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बेहतरीन कर लें और हमने बोल दिया कि सर जो AgCl मिला उसकी मात्रा हमारी 100। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा सवाल, मैंने क्या बोला, यही सेम क्वेश्चन बनाया। क्या लिखा आपके लिए कि सर AgNO3 ने NaCl से रिएक्शन किया और परिणाम में AgCl प्लस NaNO3 मिला। यहां पर ये 170 ग्राम था, आप 150 ग्राम लिख लीजिए, क्वेश्चन ही बनाना है, केवल 150 ग्राम है, ये 30 ग्राम है। रिजल्ट में जो AgCl आया, सिल्वर क्लोराइड आया, उसका मान हमें 22.5 ग्राम 82.5 ग्राम मिला। हमने क्वेश्चन पूछा ये कितना होगा, तो देखिए इधर का जोड़ लीजिए और उधर का जोड़ लीजिए, बराबर आना चाहिए। इस प्रश्नवाचक की जगह आप चाहे तो x लिख लें, तो इधर वाला हो गया 150 प्लस 30, उधर वाला क्या हो जाएगा 82.5 प्लस x, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो x हो जाएगा 180 में से 82.5 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7 और 7 हमारे पास क्या बचा 17, 17 में से 8 जाएगा 97.5 ग्राम, ठीक है। तो अब अगर यहां पर ये भी पूछ लें कि ये किस नियम का पालन कर रहा है कि भाई समान आ रहा है,
तो ये भी कहा जा सकता है कि सर यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ये भी पूछा जा सकता है कि अगर सामान प्राप्त हो रहा है तो इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम लॉमेन साहब, वो किस देश से बिलोंग करता था? जवाब है रशिया। ठीक है, मजा आ रहा होगा उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो बहुत सारी बातें बड़े ही आराम से समझ में आ जाएंगी। आइए देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने HCl, एक मिनट, हमने शीशे के 3 ऑक्साइड में सीसा क्रमशः, ध्यान से सुनिएगा, शीशे के 3 ऑक्साइड लिए। शीशा मतलब जान रहे हैं ना, मिरर वाला, है ना? सही है। शीशे के 3 ऑक्साइड लिए, शीशे के 3 ऑक्साइड लिए और उसमें हमने ऑक्साइड की मात्रा, उसमें ऑक्साइड की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, ऑक्साइड की मात्रा क्रमशः 30%, 50%, 60% और 90% पाई गई। ठीक है, पाई गई। ठीक है, तो यह शीशे का मतलब लेड से है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा सर जी क्या, तो पीबी। ठीक है, तो पीबी का ऑक्साइड बनाया, किसी में 30% ऑक्सीजन मिला, किसी में 60 मिला, किसी में 90 मिला। तो यह कौन सा नियम दर्शाता है? बताइए, कौन सा नियम दर्शाता है? मैं ज्यादा खेल खिलवाड़ नहीं करूंगा, बहुत ही नॉर्मली आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन की मात्रा बार बार क्या कर रही है? वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। इसका मतलब पीबी के साथ O आ रहा है, कभी पीबी के साथ O2 आ रहा होगा, कभी पीबी के साथ O3 आ रहा होगा। O का मान लगातार क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। इसमें देखिए 30 है, इसमें इसका दुगुना है 60 है, इसमें इसका तिगुना है O3 है, PbO, PbO2, PbO3। अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो मेरा ऑक्सीजन लगातार क्या कर रहा है? एक कांस्टेंट रेशियो में क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। अगर फॉर्मूला नियत होता, हमेशा PbO ही मिलता, तो इसका मतलब होता ये स्थिर अनुपात का नियम है। पर बार बार अगर ये अनुपात बदल रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणित। उस अनुपात का गुणा हो रहा है, एक का दुगुना एक का तिगुना। तो ये कौन से नियम को पालन करता है? तो जवाब होगा सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बढ़िया एग्जांपल भी आप मैच करा सकते हैं, SO2 SO, देखते हैं, है ना? बहुत मेरे मित्र नाराज हो जाते हैं पॉलिटेक्निक वाले जब मैं एक आध 2-3 दिन वीडियो न बनाऊं तो, या अन्य क्लास का बनाऊं, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं मित्र। मैं अकेला हूं, 2-4 नहीं हूं, एक दिन में 2 से 3-4 वीडियो भी अपलोड करना एक टेढ़ी खीर होती है। तो अगर नहीं बन पाता है तो इसके लिए दुखी ना हो। मैंने आपसे 10 क्वेश्चन का प्रॉमिस तो नहीं कहा है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि आपका लगभग 10 क्वेश्चन में कंप्लीट करवाऊंगा केमिस्ट्री में। फिजिक्स आपका 100%, मैथ आपका 100% होगा आपके एग्जाम के पहले, जिसका मतलब हो जाता है कि आपके जो टोटल क्वेश्चंस की संख्या है वो मैथ में 50, फिजिक्स में 25 और केमिस्ट्री में 10, यानी कि 85 क्वेश्चन आपके कवर्ड होंगे। ठीक है, और इस 85 क्वेश्चन में अगर मैंने बोला था आपसे पिछले वीडियो में कि इस बार मेरिट नीचे जाने वाली है, 35 क्वेश्चन भी आपने सही कर दिया तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की संभावनाओं में आ जाओगे। और अगर आपने 45 to 50 के बीच में भी कर लिया तो अच्छे कॉलेज पा जाओगे, क्योंकि इस बार कहीं भी तैयारी कोई ऐसी नहीं चल रही उठो सर, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन, ऐसे ही ऑफलाइन तो नहीं, ऑनलाइन सब लोग चल रहे हैं। तो इसके लिए तो आप आश्वस्त रहिए कि पिछले रिकॉर्ड्स के आधार पर अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग बेस्ट सिलेक्शन टीम में हैं। हम लोगों ने अकेले ही पॉलिटेक्निक में अगर रिजल्ट की बात करें तो इस तरीके से रहा पिछला रिजल्ट। 150 में हम लोगों ने 80 लोगों का सिलेक्शन दिया था। अगर इसको आप परसेंटेज से निकालने बैठ जाएं तो आपको मोटा मोटा दिख जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। 15 से अगर हम काट दें तो 15 से काटने पर 15 पचे 75 और 5 जीरो 15 तियां 45, 5 जीरो 15 तियां 45, कितना आ जाएगा? 53.33%, जो कहीं भी नहीं है। और मैं इसी के नीचे इलाहाबाद की कोचिंग का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे किसी को बदनाम नहीं करना है। वहां पर स्टूडेंटों की संख्या अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 हजार होती है और सिलेक्शन 40 होता है।
अब आप इनको 100 लगाकर चाहे 5 पर सॉल्व कर लीजिए, भाई हम बहादुर बना देते हैं, 5000 बोल देते हैं, 10 हटा देते हैं, जबकि सच्चाई वही है। ये मैंने काटा, ये मैंने काटा, और अब बचा मेरे पास 4/5। अब इसको भाग में दूंगा तो आपको मालूम चल जाएगा बहुत बड़ा फैक्ट, 0.8%, 55-40। मेरे यहां हर आधा बच्चा, यानी कि आप कह सकते हैं 2 में 1 बच्चा सिलेक्शन पा जाता है, और ये रेशियो इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली सब जगह का है। दूसरा भी एग्जांपल दे देता हूं, शायद आपको अपच पकड़ ले ये जानकर कि क्या सच्चाई है। चलिए आइए देखते हैं। कोटा में 4 लाख बच्चे तैयारी करते हैं आईआईटी की। 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा आपको जानबूझकर डेविएट कर रहा हूं, मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। 4 लाख बच्चे तैयारी करने जाते हैं, इनटू 100 लगाया, वहां से मैक्सिमम सिलेक्शन 13,000। चलिए 13,000 आईआईटी में सीट है, 13 उन्हीं को दे दें। भारत में सब लुल्ल बैठे हैं, दिल्ली वाले नहीं हैं। ये मैं केवल कोटा का आपको एक रेशियो दे रहा हूं। अगर कोटा का आप रेशियो देख लीजिए केवल वहां की, तो वहां 5,000 मैक्सिमम सिलेक्शन हो सकते हैं। भाई ऑब्वियस है 13,000 सीटें ही हैं, तो 13 में क्या 13 ही यहां से आएगा। लखनऊ से भी सिलेक्शन होते हैं, कानपुर से भी होते हैं, बनारस से भी अच्छे खासी सिलेक्शन होते हैं। हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बनारस में बच्चे रैंक 1 से लेकर 2000 तक ला चुके। मेरे बस्ती जैसे जिले से चौथा रैंक आ चुका है, रामबाग बस्ती से। मेरे खुद के यहां का बच्चा बात करूं तो 435वां रैंक ला चुका है। तो इसलिए मैं ये कहूं कि केवल वही देते हैं तो ऐसा नहीं है। अब इसको हम काटना शुरू करें, 1 2 3 1 2 3, 1 0 और काट दें तो शायद आपकी आंखें अब खुल जाएंगी। ये आ रहा 50 बटा क्या 40, सॉरी हाँ 40, 1 0 और बिगड़ जा रहा, तो 5/4 हो गया। अब सिलेक्शन दर हो गई 1.4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी कि हर 100 बच्चे में केवल एक बच्चा, 100 में एक बच्चा, वो तो ऑब्वियसली ब्रिलियंट होगा। मेरे क्लास में 100 बैठे हुए बच्चे में से एक तो अच्छा होशियार ही होगा। अब बस्ती का रेशियो देख लो आनंद सर का, मेरे यहाँ 200 बच्चे पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में, अगर मैं मान लू फाइनल में, तो हर साल 3 से 4 सिलेक्शन हो जाता है। इंटू 100 किया, अब इसको काट दें तो अगर ये ले लें तब भी 1.5%, ये भी 2%। अब आप पैसा जहां फूकना चाहते हो फूके, फूकने का आपका इरादा है, आप देख लीजिएगा। उनसे तो 0.25 यहां भी ज्यादा है बिना तैयारी, क्योंकि हम एकेडमिक हम लोग पढ़ा रहे हैं, और यहां पर भी अगर इससे ले लें तो मैं 0.75% ज्यादा हूं। तो आपका मन करे 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख खर्च करिए, और मन करे केवल एकेडमिक सही से पढ़ ले, अच्छा बैच बना ले, और इस परसेंटेज को बढ़ाकर हम लोग इंटू 10 तक ले जा सकते हैं, 15 से 20, जो कि बहुत बड़ा चमत्कार है कि आईआईटी मेंस में इतना सिलेक्शन हो जाए। ये इतना रेंज पहुंचाने में ये आज नहीं 50 साल तक नहीं दे पाएंगे। और अगर आपको डाउट हो तो आप आंकड़े सेलेक्ट करिए, गूगल पर सर्च करिए, चेक करिए कि मैं जो बातें बोल रहा हूं उसमें से एक भी बात अगर गलत आ जाए तो ये ध्यान दीजिए। मैंने बोला मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, केवल आपको बता रहा हूं, ये फैक्ट है। आप बड़े बड़े अरमान लेकर जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, और जैसे फिल्मों में हीरो धक्का खाता है वैसे धक्का खाते हैं। अब भाग्यशाली हीरो हैं, ठीक है, तो हो सकता है कुछ चमत्कार कर दें। साइड हीरो हैं तो अंत में आपको मालूम ही है कुर्बानी देनी पड़ेगी बड़े हीरो के नाम पर। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा है CaCO3 से, मैंने कॉमन सवाल पूछा CaCO3 से, ठीक है, COC3 से हमने CO2 प्राप्त किया, और एक और हमने तरीके से प्राप्त किया CO2, तो NaHCO3 की सहायता से भी मैंने नाम नहीं दिया, मैं ऐसे लिख देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया। क्या विचार है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में? क्या यहां से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला अलग अलग होगा या सेम होगा? तो मुजबानी है कि सर कहीं से भी प्राप्त करिए, नाम तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड है ना। यही तो मेरा दूसरा नियम कहता है, स्थिर अनुपात का नियम, कि कहीं से ले आओ जल, कहीं से ले आओ कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं से ले आओ कॉपर ऑक्साइड, सबका फॉर्मूला सेम होगा। तो मेरे भाई ये दोनों जगह से हमें क्या मिलने वाला CO2, और ये किस नियम की बात करता है? तो स्थिर अनुपात नियम की बात करता है। देने वाले कौन वैज्ञानिक है? प्रूस्ट कहां का वैज्ञानिक था? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा लेवल और अप करते हैं। आपको 4 युग्म दे रहे हैं, जरा इसको देख लीजिएगा। 4 युग्मों में A है NaCl, थोड़ा अलर्ट होकर जवाब दीजिएगा नहीं तो धोखा खा जाएंगे, बहुत लोग गलत ऑप्शन दे देते हैं इसमें। दूसरा है हमारे पास NaBr, फिर है CH2,
और CO2। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है SO2 और SO3 और डी वाला क्वेश्चन है CaO। इसमें मैं तीन चार क्वेश्चन क्रिएट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। CaOH2, ठीक है। एक बढ़िया उदाहरण बहुत ही बढ़िया से क्लियर करेगा आपको इन चारों नियमों को। हमने ये क्वेश्चन पूछा कि ये चार युग्म हैं, इसमें कौन सा नियम गुणित अनुपात का नियम फॉलो करता है। फिर से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है मेरा, गुणित अनुपात का नियम पालन करने वाला जोड़ा कौन सा है, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करने वाला जोड़ा कौन सा है। बोलिए जरा, क्या पहला, क्या दूसरा, क्या तीसरा, क्या चौथा, बोलिए। गुणित अनुपात में होता क्या है, अपने दिमाग को अंडरलाइन करिएगा। गुणित अनुपात में मैंने बोला तत्व तो नहीं बदलते, एलिमेंट्स डज नॉट चेंज, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता, केवल उनका फॉर्मूला जो है वो चेंज करता रहता। मतलब पहले अगर ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन था तो हो सकता अगली बार 2 हो जाए, हो सकता अगली बार 4 हो जाए, ठीक है। मैंने एक बात कहा, यहां पर क्या Cl था, Na था, अगली बार भी Cl होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? Cl। भले यहां Cl2 होता, Cl3 होता, चलता। तो ये ऑप्शन तो मेरा 100% नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ये देखिए, तत्व तो नहीं बदला जा सकता। यही दिक्कत इनके साथ भी है, सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग तत्व, इसलिए ये भी नियम काम नहीं करेगा। यहां है CaO, लेकिन यहां पर देखिए H2 आ गया, फिर ये गड़बड़ है, तो इसलिए ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें H नहीं था। तो अगर गुणित अनुपात है तो एलिमेंट यानी कि तत्व सेम होने चाहिए। यहां देखिए S है, यहां भी S है, वहां O है, यहां भी O है। हाँ, O अपने मन से अपनी अदला बदली कर सकता है, इसलिए नाम ही गुणित, गुणा होते रहो, चेंज होते रहो। यहां 2 है, वहां 3 है, तो इसलिए इस नियम को हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर ये गुणित अनुपात के नियम को पालन करता है। ठीक, चलिए जरा, अब इसी सवाल में मैंने ये पूछ लिया होता सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तो ये गुणित के हिसाब से सही है, कौन सा, ऑप्शन संख्या सी। अब इसी में मैंने पूछ लिया होता आपसे कि रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम नियम का पालन कौन करता है इन रिएक्शंस में से, ठीक है। तो बताइए जरा क्या होगा, क्या ये होगा, तो ये तो कैंसिल हो ही गया एडवांस में, खत्म। अब व्युत्क्रम नियम में क्या कहता है, इधर देखिए ए सेम होगा, बी और सी बदल जाएगा। तो यहां पर देखिएगा ए ये दोनों ए का काम कर रहे हैं, और ये बी हुआ, और हमारी भाषा में ये सी हुआ, क्योंकि ये अलग चीज है। ये भी काम कर रहा है, यहां देखिए ए यहां भी काम कर रहा है, यहां भी ए काम कर रहा है, यहां पर ये बी हुआ और यहां पर सी हुआ। समझ में आ रहा है, दोनों अलग अलग तत्व है, समझ में आ रहा है। इसमें देखिए ए हुआ, इसमें बी हुआ, यहां अगर लगाते तो कहते सर फिर ए है और फिर बी है, क्योंकि सेम ही ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए ये काट दिया। यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर ए है, यहां पर क्या है, ये कई मल्टीपल है, तो इस पर फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि कई तत्वों से मिलकर बना है। ओ से अलग तत्व नहीं, ओ भी है, एच भी है। अगर यहीं पर ये काट कर हम ऐसे लिख लेते तो ये जरूर सी बन जाता, तो इसलिए इसकी कहानी भी खत्म हो गई, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब पूछे व्युत्क्रम अनुपात नियम पर कौन कौन काम करेगा, तो जवाब होगा ए और बी, दोनों ही सही होगा। देखिएगा, ये मत कहिएगा सर जी मेरे में मल्टीपल नहीं आता, मैंने उसी सवाल में आपके दिमाग को ब्रॉड करने के लिए बताया कि अगर आप IIT का एग्जाम देते हो वहां मल्टीपल चॉइस होता और पूछता कौन सा व्युत्क्रम नियम है, तो आंसर ए और बी हो जाता, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये सारे जो लॉज हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब अंतिम नियम पर आते हैं, जिस पर 1 से 2 सवाल लगाएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। गैलुकास साहब का नियम हम लोग देखेंगे, गॉस लुकास साहब। तो अगला नियम हमारा गैलुसाक का गैसीय नियम, लास्ट नियम है 5वां, गैलुसाक का गैसीय नियम ठीक है। लॉ ऑफ, ये आयतन पर आधारित था, इसलिए इसका नाम है लॉ ऑफ गैसियस, ठीक है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। मैंने बोला ये आयतन पर आधारित था, तो इसीलिए वॉल्यूम यानी कि आयतन आ गया, ठीक है, यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, साफ वैज्ञानिक का नाम दे दिया, क्या लिख दिया है, गैलुसाक ने नियम दिया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, गैसीय नियम पड़ा, कि गैलुसाक का गैसीय नियम है ये, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम।
अगर गैसें आपस में अभिक्रिया करें, रिएक्शन करें, तो उनके आयतन पर क्या हिसाब किताब बैठेगा, ये इन्होंने बताया। इन्होंने वही बात यहां भी कही, इन्होंने कहा आयतन जो है वो आपका अगर आप ध्यान दें तो उसका एक निश्चित रेशियो होगा। अब इस चीज को भी मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के जरिए। अभी फिलहाल यहां पर एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं कि अगर H2 और Cl2 का रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता 2HCl। अब कोई पूछेगा कि H का क्या है, तो यहां देखिए पीछे कोई अंक नहीं है, कहेंगे एक आयतन, ठीक है, 1V। अगर इसको शॉर्ट में बोलना चाहे कहें 1V, ठीक है। इसको क्या ले लें, तो कहेंगे इसका भी सर जी एक ही आयतन है, तो यहां पर कर लेंगे सर जी 1V। और यहां की बात कर लें HCl, तो कहेंगे यहां पर कितना आयतन है, तो 2 आयतन है, यानी कि कह सकते हैं 2V। यानी कि समझने की बात समझिएगा, अगर मुझे 2 आयतन HCl का बनाना हो तो मुझे कितने कितने आयतन की जरूरत है हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की, तो जवाब है एक एक। अगर हाइड्रोजन का एक आयतन, क्लोरीन का एक आयतन आपस में जुड़ जाए तो जुड़ने पर ये क्या बना देगा, 2HCl, ठीक है। क्या बना देगा, 2HCl, ठीक है। तो ये आयतन आपका 2V के बराबर हो गया। क्लियर हो गया। अब इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे, देखिएगा कितना खतरनाक न्यूमेरिकल बन रहा है। इसी आंकड़े को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, और यहां पर मैंने क्या बोला आपसे, देखिएगा जबरदस्त बात, कि किसी अभिक्रिया के दौरान H2Cl2 मिले और 2HCl, ये रिएक्शन बना। अब हमें जो प्राप्त हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, वो 60 लीटर मिला। कितना मिला, 60 लीटर। तो 60 लीटर प्राप्त करने के लिए, 60 लीटर प्राप्त करने के लिए हम कितने क्लोरीन का या कितने लीटर क्लोरीन का यहां इस्तेमाल करेंगे, कितने लीटर क्लोरीन का यहां पर इस्तेमाल करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखिएगा इधर, देखिए कितना सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक है। एक V कितना देता है, 2V। फिर से देखिएगा, एक मतलब अगर हम आयतन ले लें क्लोरीन का, Cl2 का, तो वो हमें देता है 2V, यानी कि 2HCl। यही तो दिया है फॉर्मूला, देखिए अब इससे कंपेयर कराइए, केवल इतना पार्ट देखते रहिएगा। अब बोलिए आपको क्या लीटर चाहिए HCl, तो कैसा, 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 यूनिट नहीं चाहिए, 60 यूनिट चाहिए। तो यहां 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाइए, क्या करना पड़ेगा मेरे भाई। जवाब है सर 60 बनाने के लिए, देखिए मैं जिस तरीके से बता रहा हूं शायद ही कोई इस तरीके से हिम्मत करता हो। मैं आपके लिए इजीएस्ट वे खोजता हूं कि जिससे आपको भी समझ में आ जाए। फिर से सुनिएगा, एक वॉल्यूम, एक यूनिट क्लोरीन को गला देने से 2 HCl मिलता है, 1 से 2 मिल जाता है। तो 60 पहुंचने के लिए क्या करें, यहां पर 60 पहुंचने के लिए क्या करें, क्या सर इधर 30 से गुणा करें। तो अगर उधर 30 का गुणा कर रहे हो तो इधर क्यों नहीं, ताकि बैलेंस बना रहे, जब चाहे 30 काट लें। 30 वॉल्यूम ऑफ Cl2 गिव 60 वॉल्यूम ऑफ HCl। अब बोलिए जरा आंसर आ गया कि नहीं, कितना लीटर चाहिए क्लोरीन हमको, तो जवाब हुआ क्लोरीन की हमें मात्रा 30 लीटर चाहिए, ठीक है। अभी भी कम मजा आया हो तो हम लोग एक क्वेश्चन और लगाते हैं, थोड़ा सा और हिट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। अमोनिया आप जानते बनता हमारा कैसे, N2 प्लस 3H2, ठीक है। अब इनको अगर हम मिला दें हम लोग तो हमें आउटपुट में 2NH3 मिल गया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि 60 लीटर, चलिए 60 ना कर दें, कुछ बदल देने, तो बहुत मेरे मित्र कहेंगे सर ये 60 के पीछे कहां पड़े, है ना। 75 लीटर, चलिए अमोनिया कितना बना, 75 लीटर। अब इसे बनाने के लिए आप कितना हाइड्रोजन यूज किए, ये क्वेश्चन है मेरा, हाइड्रोजन का यूज कितना हुआ। तो अब यहां पर पहले वापस आइए, ऐसे कहिए सर ये 3 आयतन है, यानी कि 3 वॉल्यूम ऑफ H2 गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। हमें इसे 75 पहुंचाना है, तो 75 के लिए बताओ 2 में किसका गुणा कर दें कि 75 हो जाए, तो 75 आधा किसका होता है, जवाब है सर 37.5 का। तो इधर अगर हम 37.5 का गुणा कर दें तो बोलिए 2 पंजे 10, 2 साते 14, 1 15, 2 तिहाई 6, 1 7, ठीक है। ये हो जाएगा ऑफ NH3। और इसमें अगर आपने 37.5 का गुणा किया है तो इसमें क्यों नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब यहां गुणा जब होगा 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 22 और 3 त्रिका 9 2 11, यहां दशमलव लगा दिया, आंसर आ गया 112.5 लीटर, ठीक है। ये लेमैन तरीका हुआ, यानी कि ग्रामीणी जुगाड़ हुआ। अगर कोई बहुत मैथमेटिक्स का स्टूडेंट अपने आप को स्ट्रांग मानता है कि भैया मैं मैथमेटिक्स के तरीके से लगाऊंगा,
कोई रोक छेक नहीं है भैया। इधर देखो और थोड़ा सा समझ लो, एक पर ले आओ, A1V ऑफ S2 क्रिएट कितना, तो लाकर इसको बटन पटकोगे। अब ये सब लोगों को बहुत दर्द देने वाला है, ठीक है। अब सवाल ये बन रहा है कि सर जी इसका यहाँ में 75 चाहिए तो क्या करें, 75 चाहिए। आप उल्टा समझ रहे हैं ना, यहाँ पर अच्छा उल्टा कर लें, इधर से कर लीजिए, इसको लाकर इधर पटक दीजिए, तो 3/2 V ऑफ S2 गिव्स 1V ऑफ NS3। आसान हो गया। अब यहाँ पर मुझे 75 चाहिए, तो 75V के लिए बोलिए, एक का पता है 75 चाहिए, तो 75V ऑफ NS3 अगर लगा दें तो 3/2 में 75 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, समझ में आ रहा है ना। एक का इतना, एक से मिलता है 1.5। ऐसे सुनिए, एक अगर अमोनिया 1 लीटर खर्च कर दिया जाए तो हमें कितना प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, हमको 1.5 लीटर हाइड्रोजन मिलता है। अब मैंने उल्टा पूछ लिया कि सर 75 अगर अमोनिया हमने मिला हमको, तो उससे कितना H2 मिलेगा, तो जवाब हो गया सर जी लीजिए ये आ गया आपका, इसको काटेंगे 37.5, फिर 3 से गुणा होगा, आंसर वही आने वाला 112.5 लीटर। तो जैसे मन करे वैसे लगाइए, अंकों का सेटअप बनाइए कि यहाँ पर जो हमारा पूछ रहा है वो कैसा आएगा। यही मान लीजिए मैंने यहाँ 60 लीटर किया होता तो आप क्या करते, देखिएगा लेमन वाले तरीके में, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 60 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ता, तो जवाब हुआ सर 30 का, 30 दूना 60, इधर 30 का किया तो उधर भी 30 करेंगे, तो 30 तिहाई 90, आंसर हो जाता 90 लीटर। तो उम्मीद करता हूं ये गे-लुसाक, लामनसाफ, डाल्टन, प्रूस्ट, ठीक है, ये सब आपके अंदर आराम से घुस गए होंगे, और अब उनका रिएक्टर, इन सभी का भूत आपके अंदर घुस गया होगा और आपकी तकलीफें बहुत ही कम हो गई होंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आनंद सर लेता हूं इजाजत, और अगर हजम ना हुआ हो तो फिर क्या करना, आज मूला खाओ, सब कुछ पचाओ, ठीक है। धन्यवाद।